Good morning, students. Today we will start the next chapter in biology, which is chapter 7 Diversity in Living Organisms. सबसे पहली चीज़ डाइवर्सिटी या बायोडाइवर्सिटी क्या है. इट मीन्स ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स या ऑल दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, वायरसेस, फंगस, बैक्टीरिया जो इस अर्थ के ऊपर रहते हैं, दैट इज़ नोन एज बायोडाइवर्सिटी. बट मोस्टली व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी वी टॉक अबाउट थिंग्स जो हम देख सकते हैं, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स. हाउएवर दुनिया में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक दूसरे से बाहरी दिखावट में डिफरेंट है, इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंट हैं, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो कैसे अपना न्यूट्रिशन पाते हैं वो डिफरेंट है, हैबिटेट, वो कहाँ रहते हैं वो डिफरेंट है. तो इन सब चीज़ों को हम डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में स्टडी करते हैं. और सबसे बड़ी चीज़ जो इस चीज़ को स्टडी करने में हेल्प करती है वो है टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है आइडेंटिफिकेशन, मतलब ऑर्गेनिज्म को पहचानना, नॉमेनक्लेचर मतलब उसको नाम देना, और उसकी क्लासिफिकेशन में. तो क्लासिफिकेशन क्या है? जब हम ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिससिमिलैरिटीज़ हैं, इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन. और द फर्स्ट पर्सन जिसने एक बहुत अच्छा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसकी वजह से उसको फादर ऑफ टेक्सोनोमी कहा जाता है, वो हैं कैरोलस लीनियस. अब हम क्लासिफिकेशन करते तो हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन की एडवांटेजेस क्या है या उसकी हमारे लिए या बायोलॉजी में इम्पॉर्टेंस क्या है, यही जो आंसर है, यही जब हम बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1 करेंगे ये उसका आंसर है, और आप इसको उसी में नोट करेंगे. तो इम्पॉर्टेंस क्या है? इट मेक्स द स्टडी ऑफ अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ईजी एंड सिस्टमैटिक. अब मैंने पहले ही बताया है मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ के ऊपर, हम एक एक ऑर्गेनिज्म को तो स्टडी कर नहीं सकते, राइट. तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुप्स में बांटते हैं, और उस ग्रुप में से अगर हमने इतनी सिमिलैरिटी होती है कि अगर हम एक या दो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर लें तो हमें बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी काफ़ी कुछ पता लग जाता है. Second, it helps to understand the interrelationships among different groups of organisms. हर ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है या हर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो इस अर्थ पे है वो अकेले नहीं रहते, उसका कुछ फिज़िकल एनवायरनमेंट के साथ इंटर रिलेशनशिप है. कैसे वो इन्वायरमेंट में खाना प्राप्त करते हैं या कैसे रहते हैं, कहाँ रहते हैं, वहाँ क्या रोल परफॉर्म करते हैं. तो और उसी के साथ साथ अलग अलग ग्रुप्स के बीच में भी कोई ना कोई इंटर रिलेशनशिप है. जैसे डियर है वो घास को खा जाता है या प्लांट्स को खाता है, लायन है वो डियर को खाता है, या लायन है वो रैबिट को खाता है. ऐसे ही इनके बीच में कुछ ना कुछ इंटर रिलेशनशिप्स हैं. तीसरा, इससे हमें ये भी पता लगता है हाउ द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व विद टाइम. अब ऐसा तो नहीं था कि जब अर्थ बनी थी तभी ये सारे ऑर्गेनिजम्स वहाँ थे, नहीं. पहले अर्थ बनी, फिर बड़े मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसमें सिंपल सेल्स आए, फिर मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद उसमें यूकैरियोटिक सेल्स आए, उनसे धीरे 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 मिलियंस ऑफ ईयर्स करते 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 हम आज जहाँ हैं वहाँ तक पहुँचे हैं. सो ये सारी चीज़ें भी जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं उससे पता लगता है. अब क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कैरेक्टरिस्टिक्स का होना. किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करेंगे? सो किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक. और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एक पर्टिकुलर फॉर्म या एक पर्टिकुलर फंक्शन. कोई जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ऑर्गेनिज्म की 5 2 टांगे हैं या 4 टांगे हैं, ये एक पर्टिकुलर फॉर्म हो गया. या फंक्शन, वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है कि नहीं कर सकता, या वो डीकम्पोजिशन कर सकता है कि नहीं कर सकता. सो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जिसके बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं. अब क्लासिफिकेशन ऐसे नहीं है जो जैसी अब हम पढ़ने वाले हैं कि स्टार्टिंग ही ऐसे हुई थी. तो स्टार्टिंग में एक साइंटिस्ट, एक ग्रीक फ़िलोसोफर, साइंटिस्ट नहीं थे, ग्रीक फ़िलोसोफर थे, एरिस्टोटल, जिन्होंने सबसे पहली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी. और वो सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही सिंपल था. उन्होंने क्या किया, जितने भी एनिमल्स थे उनको 2 ग्रुप्स में बांट दिया. वन दोज हु लिव ऑन लैंड एंड द अदर्स दोज हु लिव ऑन वाटर.
प्रॉब्लम थी कि ये बहुत ही मिसलीडिंग क्लासिफिकेशन थी। मिसलीडिंग क्यों थी? क्योंकि लैंड पे स्नेक्स भी रहते हैं, काइंड ऑफ क्रोकोडाइल्स भी रहते हैं, कुछ टॉर्टॉइस भी रहते हैं, ह्यूमंस भी रहते हैं, मैमल्स और भी रहते हैं, और वाटर में भी रेप्टाइल्स भी रहते हैं, फिश भी रहते हैं, तो उसकी वजह से ये जो क्लासिफिकेशन थी ये बहुत मिसलीडिंग थी। उसके बाद हम लोगों ने एक्चुअल जो क्लासिफिकेशन करनी स्टार्ट की, उसके कुछ बेसिस हैं, कुछ आधार हैं जिनके बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, और कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेसिस पे हम पहले किंगडम्स बांटते हैं और फिर आगे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे मेजर जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो मैंने यहाँ पॉइंट्स दिए हैं। ये आपका आंसर होगा बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन 3 जो आप नोट करेंगे। सो मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहली चीज़ हम ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म की जो सेल है वो कौन सा है, वो प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल है। दूसरा, आफ्टर डिसाइडिंग कि वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, हम ये देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑटोट्रॉफिक हैं या हेट्रोट्रॉफिक, और लास्टली जो उनके सेल्स हैं उनमें सेल वॉल है या नहीं है। इसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन कैसे की ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट यू शुड नो इज़ एवोल्यूशन क्या होता है। एवोल्यूशन होता है सिंपलर ऑर्गेनिजम्स से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स का बनना विद टाइम। विद टाइम मतलब समय के साथ साथ बदलते जाना, दैट इज़ नोन एज एवोल्यूशन। इस एवोल्यूशन और जो क्लासिफिकेशन है दे गो हैंड इन हैंड, मतलब इकट्ठे इकट्ठे जाते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो और आपको किसी ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशन के बारे में नहीं पता तो आपकी क्लासिफिकेशन ठीक नहीं होगी, और अगर आपको एवोल्यूशन पता है लेकिन आप क्लासिफिकेशन नहीं कर रहे हो तब भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं हाथों हाथ चलती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास सही क्लासिफिकेशन जो है वो ऑर्गेनिजम्स की आती है। अब जो फर्स्ट पर्सन है जिसने एवोल्यूशन का कंसेप्ट दिया था और बिल्कुल सही कंसेप्ट दिया था, जिनको हम फादर ऑफ एवोल्यूशन कहते हैं, वो है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन या चार्ल्स डार्विन। अब हम क्या करते हैं, जो अब हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये विटेकर ने दी थी। इन 5 किंगडम्स में क्या करते हैं वो मैं अभी आपको समझाती हूँ, लेकिन 5 किंगडम्स के अंदर हम लोग एक हिरार्की बनाते हैं। हिरार्की का मतलब होता है लेवल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं तो ऑफिस में सबसे लोअर लेवल पे होता है पीएन, हम उसको इन्फॉर्म करते हैं कि हमें इससे मिलना है। फिर ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं, फिर मैनेजर होता है, फिर जनरल मैनेजर होता है, फिर सीईओ या एमडी होता है। उसी तरह से लेवल्स होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अंदर घुसे और सीधा बाहर आप सीईओ या एमडी को मिलने चले गए। बिल्कुल वैसे ही जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं हमें कुछ लेवल्स हैं जिनके हिसाब से क्लासिफिकेशन करनी होती है। तो सबसे ब्रॉड जो डिवीज़न है ना, जिसमें बड़े सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें सिमिलैरिटीज़ थोड़ी बहुत ही होती हैं, उनको बोलते हैं, वो जो लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन है वो है किंगडम। हाउएवर वो जो सिस्टम, वो जो ग्रुप या क्लासिफिकेशन का लेवल जिसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं लेकिन नंबर ऑफ़ ऑर्गेनिजम्स कम है, वो होता है स्पीशीज़। तो है क्या स्पीशीज़? अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो देखने में भी बिल्कुल सिमिलर हैं और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, मतलब आपस में मेट करके रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको बोलते हैं स्पीशीज़। जो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो बिल्कुल एक जैसी लगती हैं, जिनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं, वो बनाते हैं एक जीनस। अब मैं नीचे से ऊपर जा रही हूँ समझाने के लिए ताकि आपको इजीली समझ आए। सो ग्रुप ऑफ स्पीशीज़ जो काफ़ी सिमिलर एक दूसरे से हैं वो बन जाता है जीनस। वो जीनस जो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी रखते हैं वो बन जाते हैं एक फैमिली। वो फैमिलीज़ जो मिलते जुलते होते हैं वो बन जाता है एक ऑर्डर। वो ऑर्डर्स जिनमें कुछ एक दो कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं वो बन जाती है एक क्लास। और क्लास को हम कुछ बहुत सारी क्लासेस मिलके एक फाइलम या डिवीज़न बनाते हैं। फाइलम हम बोलते हैं एनिमल्स के लिए, डिवीज़न हम बोलते हैं प्लांट्स के लिए। प्लांट्स के लिए फाइलम इसलिए नहीं बोलते क्योंकि प्लांट्स के अंदर फिल्ला, PHYLLA का मतलब होता है समथिंग लीफ से रिलेटेड या लीफ को। और वो जो फाइलम्स जो एक जैसे होते हैं उनको एक किंगडम में डाला जाता है।
ठीक है। इसके लिए जो मैं आपको इस फाइल में 3 डायग्राम्स भेज रही हूँ वो आप इसमें बनाओगे। बाकी आपने कौन से डायग्राम्स बनाने हैं वो मैं आपको नोट्स करने के बाद बताऊँगी, ताकि आप आराम से उन डायग्राम्स को बना सको। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने के लिए जो हमने सबसे पहले की थी वो था कि हम कौन से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स यूज़ करते हैं ऑर्गेनिज़म्स को डिवाइड करने के लिए। तो जितने भी ऑर्गेनिज़म्स हैं उनको हम डिवाइड करते हैं, देखते हैं पहले कि वो सेलुलर, उनका जो सेल है वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। तो अगर तो प्रोकैरियोट्स हैं और वो यूनिसेलुलर हैं तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स को हम मोनीरा किंगडम में डालते हैं। सो द फर्स्ट किंगडम इज़ किंगडम मोनीरा, जिसके अंदर सारे बैक्टीरिया, आर्की और ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं। फिर जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, फिर हम उन ऑर्गेनिजम्स में देखते हैं कि वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। अगर तो वो ऑर्गेनिजम्स यूनिसेलुलर हैं तो वो सारे के सारे सेकेंड किंगडम में आ जाते हैं, विच इज़ किंगडम प्रोटिस्टा। जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनके अंदर सेल वॉल है या नहीं है। तो जिनके अंदर सेल वॉल नहीं है उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को हम डालते हैं किंगडम एनिमेलिया में, विच इज़ द थर्ड किंगडम। अब जिन ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल वॉल है उनमें हम देखते हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, वेदर दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस और दे कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, मतलब वो ऑटोट्रॉफिक है कि हेट्रोट्रॉफिक। तो अगर तो वो हेट्रोट्रॉफिक हैं तो वो आ जाते हैं किंगडम फंगाई या फंजाई में, और अगर वो ऑटोट्रॉफिक हैं तो वो डाल देते हैं हम उनको लास्ट किंगडम, विच इज़ किंगडम प्लांटे में। अब इन किंगडम्स में हम आगे डिवीज़न कैसे करते हैं, मोनीरा, प्रोटिस्टा और फंगाई का हम लोगों ने डिटेल में नहीं करना, लेकिन प्लांटी और एनिमेलिया की डिटेल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो।